नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट का पीवाईक्यू कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें हम ईवीएस के सेक्शन को कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में आपको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसका जो ईवीएस का सेक्शन है हम उसको कर रहे थे और हमने 2 पेपर कर लिए हैं। आज तीसरा पेपर करेंगे। वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर कंटिन्यू होगा। हम आपका ईवीएस के जो सेक्शन है, इसका जो एनसीईआरटी का नोट्स है, इसको लगभग प्रिपेयर कर लिए हैं और आने वाले टाइम में आपको ये एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो एनसीईआरटी जो सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईवीएस को करने के लिए, अगर आपको ईवीएस में 30 मार्क्स ले आने हैं, 30 आउट ऑफ 30, तो ये इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आप एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिए। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको वहाँ से ये मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इसकी अपडेट मिल जाए। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर ये हुआ था 5 जनवरी 2022 को, और इसका जो ईवीएस का सेक्शन है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसको करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं, जो सही विकल्प चुनना है। तो तरुण भारत एक संस्था है जो क्या करती है, जल के संरक्षण के लिए काम करती है। तो इसके जो प्रधान थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह। क्या नाम था? राजेंद्र सिंह। हम तरुण भारत संस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। जो तरुण भारत संघ है, जिसको टीवीएस बोला जाता है, ये राजस्थान के भीकमपुर में स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है, मतलब एक एनजीओ है। क्या है? एनजीओ है। इस संघ की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इस संघ की स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जल के विषय पर समुदायों को एकजुट करने से हुई थी। ठीक है, टीवीएस ने श्रमदान से वर्षा जल एकत्र करने के लिए जोहड़, एनीकट और बांध के निर्माण के माध्यम से पारंपरिक जल प्रबंधन तरीकों को पुनर्जीवित और पुनः सशक्त बनाने में उनकी सहायता की थी, जिसे आंशिक रूप से टीवीएस द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र सिंह है टीवीएस के। टीवीएस उनके जोशीले नेतृत्व में 1985 में ये राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में जीवन और आशा को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। श्री राजेंद्र सिंह को स्टॉकहोम जनरल पुरस्कार के 2015 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो राजेंद्र सिंह को क्या मिला था? स्टॉकहोम जल पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए थे। कब किए गए थे? 2015 में। ठीक है, जल के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में इस स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जाना जाता है, और इन्हें भारत का वाटरमैन के रूप में कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का वाटरमैन। ठीक है, आगे देखते हैं मेधा पाटकर के बारे में। मेधा पाटकर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक रही हैं। ये क्वेश्चन बार बार टेट में भी पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे या कौन सी सामाजिक कार्यकर्ता थी? तो वो थी मेधा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर के बारे में अगर और जाने तो भारत में इन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर काम कर रही हैं, जिनमें क्या है कि आदिवासी, दलितों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दे शामिल होते हैं, जिस पे ये वर्क कर रही हैं। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ये भी एक पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं।
ये कहा जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के नेता रहे। चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसके ये नेता रहे हैं। टिहरी बांध के विरोध में इन्होंने आंदोलन की एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। चिपको आंदोलन में ये लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं और पेड़ों को काटने के लिए संघर्ष करते हैं या आंदोलन करते हैं। इन्होंने श्रीदेव सुमन के प्रभाव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका शुरू की थी और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुगुणा साहब को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक है पीसी जोशी जो कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। जोशी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और यह पार्टी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग अलग राज्य का दर्जा देने का प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो हमारे कुछ नेता थे, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन थे। तो हमने जो टीवीएस की बात की थी वो किससे जुड़ा हुआ था? राजेंद्र सिंह उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यह भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो भूमिगत स्तर के जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण वर्षा का कम होना है। क्षीणता कहाँ? भूमि जल स्तर। भूमि जल स्तर का मतलब भूमि के नीचे का जल स्तर। वृक्षों का आवरण कम होना, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। सिंचाई हेतु ट्यूबवेल, बैल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना, ये सबसे उचित आंसर है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, ये सबसे उचित आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सिंचाई हेतु जब हम ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं तो पानी कहाँ से निकालते हैं? पाइपों के माध्यम से भूमि जल से निकालते हैं। इसी कारण ये भूमि जल के स्तर की ये क्षीणता का मुख्य कारण होगा। इसमें जो मुख्य कारण की बात पूछी है इसलिए ये ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन तो सारे सही होंगे लेकिन जो इसका मुख्य कारण होगा ये होगा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि जब वर्षा का जल होता है, बारिश होती है, तो होता क्या है कि ऊपर से बादल बनता है, बारिश होती है, और अगर नदियाँ उस समय हैं, पेड़ हैं वहाँ पे, तो पेड़ों से ये क्या होता है, पानी इनके जड़ों से कहाँ पहुँचता है? भौम जल स्तर को मेंटेन करता है। अगर जल इसमें इसके तालाब वगैरह में इकट्ठा होता है तो यहाँ से ज़्यादा मात्रा में ये वाष्पित होकर के बादल बनता है। लेकिन अगर भौम जल स्तर को चार्ज करने की बात आती है, इसके भौम जल स्तर को बढ़ाने की बात आती है, तो जब अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगे रहेंगे तो क्या होगा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा भौम जल स्तर को मेंटेन करेगा। इसलिए वर्षा का कम होना और वृक्षों का आवरण कम होना भी इसका एक कारण है। लेकिन जो इसका मुख्य कारण है वो है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल, बैल या हाथों के पंपों का उपयोग करना। इसका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। कई स्थानों पर क्या? अम्ल वर्षा किसको प्रभावित कर रही है? जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। तो अम्ल वर्षा निम्न से प्रमुख रसायनों के कारण होती है। कौन कौन से रसायन हैं जिनसे अम्ल वर्षा होती है? तो है H2SO4 और HNO3, ये प्रमुख रसायन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इससे क्या संबंधित है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल वाला। ठीक है, इसको हम ऐसे देख लेंगे कि जब फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है तो इसमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ऊपर जाते हैं तो ऊपर कौन सी है? ओजोन परत। ओजोन परत का 1200 मीटर के आसपास ये कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ से ये ओजोन के ऑक्सीजन से ये क्रिया करके ऑक्सीडेशन करता है और बनाता है H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ये दोनों एसिड बनता है तो ये क्या करते हैं? जल में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे सल्फर के साथ आयन बनाते हैं और ये ज़मीन में आकर के हमारे
भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये उससे होती है अम्ल वर्षा का प्रभाव। इसको अम्ल वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वर्षा होती है वो अक्सर रेड कलर की होती है, इसलिए इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कौन से जल ना? अलवण जल, मतलब जिनमें लवणता नहीं है। उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से कौन से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा, मतलब ये बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर मतलब पीने जिसमें नमक ना हो, जिन वाटर में, ये उस वाटर की बात कर रही हैं। ठीक है, तो अलवण जल की अगर हम बात करें तो जो इसकी उपलब्धता है सबसे ज़्यादा है वो है ग्लेशियर और हिमनद में। किसमें है? ग्लेशियर और हिमनद में इसकी मात्रा सर्वाधिक है। इसको हम ऐसे देखेंगे कि हमारे जो पृथ्वी है इस पे जो जल की मात्रा है, इसमें जैसे महासागर है तो महासागर में जो जल की मात्रा है वो है 97.3%। किसमें है? महासागरों में। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? बर्फ छत्रक की बात होती है। ये बर्फ छत्रक किसे कहते हैं? ग्लेशियर। ये कितना है? 2.0%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? बर्फ छत्रक ही है। ये कितना है? 2.0%। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही है। इसके बाद जो आता है वो आता है भूमिगत जल, और ये सारे इसमें उसके बाद आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो है बर्फ छत्रक या ग्लेशियर में। ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा अलवणी जल होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो ग्लेशियर या हिमनदी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, आप देखिए क्वेश्चंस कितने आसान पूछे जाते हैं और आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिससे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जल के विषय में कौन सा सही नहीं है आपको देखना है। जल एक सार्वभौमिक विलायक होता है जी, ये तो सही है। इनमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ये भी सही है भाई, घोलने की क्षमता है। जल का घनत्व तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? जल का घनत्व कहाँ सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि जल का घनत्व सर्वाधिक किस डिग्री पर होता है, किस सेल्सियस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, बिल्कुल होता है। तो ये ऑप्शन इसका है जो कि सही नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? भाई, जो भी इस प्रकार की परिवार व्यवस्था बनेगी हम उसको क्या बोलेंगे? तो इसको मातृवंश परिवार कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें पिता, छोटे भाई, दादा दादी। मातृवंश में क्या आ जाएंगे? नाना नानी, नाना नानी और मामा मामी और मामा मामी। ठीक है, पितृवंश में ये पितृवंश है, लेकिन इसमें चाचा भी है और दादी भी हैं, ये सारी हैं, इसलिए पितृवंश परिवार को ही हम नहीं कह सकते हैं। एकल परिवार है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा। कौन सा? संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं को भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिले हैं? एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी का एक चैप्टर है पोषण, वहाँ से ये लिया गया है। तो जो पैने, चपटे और चौड़े आग वाले, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गाय और भैंस के जो दांत होते हैं ये आगे की तरफ होते हैं, पैने होते हैं, चपटे और चौड़े होते हैं। ठीक है, कभी कभी दांत निकालते हुए गाय वगैरह दिख जाती है तो उसके दांत ऐसे ही होते हैं। तो ये किसको क्या खाती हैं? ये घास और साग खाती हैं। ठीक है, ये मांस वगैरह नहीं खाती हैं, घास और साग खाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अगर पौधा खारे जल वाले क्षेत्रों में उग रहा है तो उसे क्या कहेंगे? लवणोद्भिद। और लवणोद्भिद की अंग्रेजी क्या होती है? हेलोफाइट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और कितनी बार भी ये अंग्रेजी में ही पूछा जाता है कि हेलोफाइट किसे कहते हैं, तो इसको लवणोद्भिद या हेलोफाइट कहते हैं। कौन से पौधे? जो खारे जल में उगते हैं। ठीक है, आगे मरुद्भिद जेरोफाइट किसे कहते हैं? जो मरुस्थल में उगते हैं। जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। ठीक है, इन्हें जेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, ठीक है, चित्रण करते हैं, केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जो चित्रकला संबंधित है वो संबंधित है महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र की एक चित्रकला है, लिपाक्षी चित्रकला, जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का, चावल से बनाए गए रंगों का उपयोग किया जाता है। किससे? चावल से बनाए गए रंगों का उपयोग किया जाता है। किसमें? लिपाक्षी चित्रकला में, जो कि कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी हैं कौन सी? संथाल तो है नहीं, संथाल कहाँ के मूल निवासी हैं? ये जो संथाली है जनजाति है ये झारखंड के ये मूल निवासी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्दी जनजाति, ये गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और किसके हैं? जम्मू कश्मीर के। ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो गद्दी। गौंड कहाँ पाई जाती हैं? गौंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? तो मिजोरम का जो सबसे प्राचीन नृत्य रूप है वो है कौन सा? चेराव नृत्य। कौन सा? चेराव नृत्य। चेराव नृत्य मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। अगर और नृत्य की बात करें, सतरिया नृत्य हो गया। रौफ कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का है। ठीक है, जहाँ के मोदी जी हैं। ठीक, गुजरात का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? तो ये पूछ रहा है इनका निधन किस वर्ष हुआ था। तो कल्पना चावला के बारे में हम और पढ़ लेते हैं कि क्या है कल्पना चावला के बारे में। कल्पना बनारसी लाल चावला है इनका नाम। 17 मार्च 1962 को पंजाब, जो कि अब हरियाणा में है, करनाल में इनका जन्म हुआ था। करनाल वहीं पे जहाँ पे पशुओं का केंद्र है। 1982 में कल्पना अमेरिका चली गई थी। 88 में नासा रिसर्च सेंटर पहुंची और मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में ये शामिल हुई थी। 19 नवंबर 1997 को ये पहली अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया और 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान भरी। तो अंतरिक्ष में 16 दिन बिताकर इनका यान 3 फरवरी 2003 को वापस लौट रहा था और लौटते वक्त ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये कब होगा? 2003 में। कब होगा? 2003 में, 3 फरवरी 2003 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए स्थानों का चुनाव करते हैं। इनमें से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में घोंसले बनाते हैं? तो पेड़ के तनों में हमारे यहाँ कौन से पक्षी घोंसले बनाते हैं? उसको कठफोड़वा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कठफोड़वा कहा जाता है या बसंत गोरी बारबेट कहा जाता है। ठीक है, ये वही पक्षी है।
बसंत कुरी बारबेट, जो कि देखो कहाँ अपना घोंसला बनाइए, पेड़ के अंदर बनाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टर ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा? अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना आई थी तो इस समय डॉक्टर क्यों कहता था कि आप विटामिन सी से भरपूर उपयोग करें? यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। गलत है। यहाँ पे विटामिन ए काम करता है। यह दांतों और मस्तिष्क का स्वास्थ्य रखता है। विटामिन सी काम करता है, लेकिन इसके लिए नहीं। इससे भूख बढ़ती है, ये भी सही है। तो यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो ये है, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थी से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है? इसमें जो शिक्षक का उद्देश्य क्या है? शिक्षक पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रयत्नों के विषय के कल्पनाशीलता का विकास करना। गलत है। कक्षा 5 के बच्चे के अंदर कौन सी कल्पनाशीलता का विकास करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थी की मदद करना, ये भी गलत है। कोई प्रश्न का सही उत्तर प्रतिपादित करने के लिए ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। अंतर्बोधि कि जब विद्यार्थी खाना खाएगा उसके मन में ये आएगा कि ये खाना अंदर जो जा रहा है ये उस पेट के अंदर इसका क्या होता है, तो उसका जो अंतर्बोधि विचार है उसका वो अन्वेषण करने के लिए शिक्षक ने कहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? तो कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को? कौन से? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान करना, वर्गीकरण का प्रयोग करना, ये हो गया। अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना। अगर सीधी सी बात है, ये इतना दूर गए हैं तो वहाँ पे क्या दिखाएंगे? जो दिखाएंगे उन्हीं मॉडलों के वो निर्माण करने की बात करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं। छात्रों से यह चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या था? इसमें क्या पूछा गया? इसका सर्वोत्तम कारण क्या था? तो इसमें जो कारण बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं कि प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, ये इसका सर्वोत्तम कारण नहीं हो सकता। छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। क्या हो सके? निर्माण आसानी से हो सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। तो जिसका सर्वोत्तम कारण था वो बी, सी और डी होगा। ठीक है। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा सही होगा? वो सही होगा बी, सी और डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? तो प्राथमिक स्तर की बात है, जैसे पदार्थ बच्चा नहीं समझता, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। हाँ, बच्चा इस चीज़ को ध्यान से समझ जाएगा कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये अगर उसकी थीम बनाई जाएगी। प्राकृतिक संसाधन हो गया, पदार्थ हो गया, भोजन का संरक्षण हो गया, ये सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थी को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। तो पहचान करके निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया जाए? तो अगर बच्चा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो हम लोग दो बैलों की जोड़ी, इस तरह की कहानियाँ जो पढ़ते थे, तो इसका जो पाठ्य सामाजिक मुद्दा होगा वो बाल मजदूरी हो, वर्ग असमानताएं होगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है। जात भेदभाव या बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा जात भेदभाव, इन सब चीज़ों से नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? क्या है क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई, ये गलत है। समाज में उपस्थित रूढ़वादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये भी गलत है। रटने द्वारा सीखने के सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या कि जो भी बच्चा रटता है, रट के द्वारा सीखने के जो उसका सचेतन रूप है उसको हतोत्साहित करने का एक प्रयास किया गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है कि आप चीज़ों को समझिए, समझ करके वर्क करिए। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है कहानी को रखने का? कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी विद्यार्थी होगा वो कहानी के माध्यम से उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य कारण हो सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, न तो ये है न तो 4 नंबर है, वो इसका सबसे मुख्य कारण हो सकता है। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए होता है? तो कौन से आवृत्ति का मूल्यांकन होता है? वो होता है प्रतिदिन। आप ईवीएस में क्या करते हैं? प्रतिदिन सीखने सिखाने की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। कहा जाता है कि जो एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा है, इनको क्या है? शांत कक्षा पसंद है। वो अपने विद्यार्थी को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उनके विद्यार्थी निम्न में से किस चीज़ से वंचित रहेंगे? अगर कक्षा शांत है, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो बहुबुद्धि तो उनमें हो सकती है। अवलोकन से सीखना, वो कुछ देख करके तो सीख सकते हैं। व्यक्तिगत सीखना, व्यक्तिगत भी वो सीख सकते हैं। सहपाठी द्वारा सीखना नहीं, वो सहपाठी द्वारा नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि मीरा मैडम ने कहा कि आपको बातचीत नहीं करना, किसी से बोलना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? कह रहा किसके लिए? आकलन के लिए सही है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए अगर बात की जाए तो जो उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हो। जो भी उत्तरों का मूल्यांकन हो वो सही गलत हो और उसके अंक जो हैं संख्यात्मक हो। ठीक है, ये गलत होगा। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। हाँ, ये सही होगा कि जो मूल विचारों का मूल्यांकन हो गुणात्मक। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन भी गुणात्मक होने की बात करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? किसी प्रवृत्ति को? अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं? ये भी हो सकता है। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। छात्रों के परिवार और समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। तो जो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जाएगा अपने घर में और उस भोजन के नापसंद और पसंद की चर्चा करेगा। तो भोजन विषय पढ़ाते हुए जो सुनीता का जो अन्वेषण बढ़ाने की जो मंशा थी वो लगभग पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान के उद्देश्य क्या था? रोनाल्ड रास कौन थे? जिन्होंने कहा था कि मलेरिया के मच्छर की खोज की थी। विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को खोजने के लिए कोई बात नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन तो 100% गलत हो गया। ठीक है, रोनाल्ड रास के मामले में। अगला ये कहता है कि विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना, ये सही है। और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इसको दृष्टिगत करने की जो बात होती है ये
सही हो सकती है। तो विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, ये इसके चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसके कैसे ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। कौन सी योजना, इकाई योजना के लिए। तो इकाई योजना के लिए सबसे उचित जो व्यवस्था है वो क्या है कि यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन ये नहीं हो सकता। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने की क्रियाकलापों का ब्यौरा ये भी नहीं हो सकता। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ठीक है, क्योंकि इकाई जब बात करता है, इकाई मतलब एक की बात करता है, तो इकाई योजना के बारे में अगर बात करते हैं विषय वस्तु के एक बड़े भाग की गहन योजना की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। तो इसमें कह रहा है वो कौन सी युक्ति है जो सबसे ज़्यादा उचित है। उन्हें स्पर्शी स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि उनको अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं, क्रियाकलापों के साथ किया जाए। हाँ, जो भी अवधारणाएं हैं अगर इनकी व्याख्या इस तरीके से की जाती है जिससे कि बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए, चित्र के माध्यम से, ठोस वस्तुओं, क्रियाकलापों के माध्यम से, तो उनको भली भांति तरीके से एक भाषा की जो कठिनाई थी उसको दूर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, थीम यात्रा में बिछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को निम्नलिखित किया गया। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के लिए प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने, पहुंचाने और चुनौतियों का वर्णन करता है। ये भी सही है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। ये भी सही है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। ये भी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी और डी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्या बढ़ते हैं। तो ये इतने हमारे 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के जो कि हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको ईवीएस के और सारे वीडियोस चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको एनसीईआरटी की जो अपडेट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उन सबको हम एक दिन कराएंगे और आपको वो बड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की भी प्रॉपर अपडेट मिलती रहे।